चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और कल अब पिछले हम 3 क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें हमने सिलेबस देखा है एक बार, फिर हमने देखा है कि नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा है हमने थोड़ा सा उसमें। ऐसे चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे। हाँ, और उसी क्रम में आज हम अ, चौ 3 तो हो चुका है, चौथी क्लास हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ताकि आप इसे पढ़ करके हम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी आज क्लास नंबर 4, DSSB दास ग्रेड 2 की क्लास है चलिए हमारी यहाँ। और 3 हो चुकी हैं क्लासेस, आज चौथी क्लास हमारी है यहाँ। आपको पता है, हमने आपसे बात किया था सब्जेक्टिव केस, हमने बात किया था ऑब्जेक्टिव केस, हमने बात किया पजेसिव केस, हमने बात किया था वोकेटिव केस, बात किया था हमने आपसे। ठीक है, ये तीनों हमने बात कर लिया है। थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं इसको हम, ज़रूरी है डिफ़ाइन करना है इसको। तो जब हम नाउन में थे, अभी नाउन को ही देखते हैं। जो हम नाउन में थे उसके केसेस पढ़ रहे थे। जो केसेस 4 तरीके से केसेस इसमें हो सकते हैं। एक हो सकता है सब्जेक्टिव, दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा हो सकता है पजेसिव, ठीक, और चौथा हो सकता है वोकेटिव। ठीक है, ये जो सब्जेक्टिव केस है ना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ है कि सब्जेक्ट की जगह पर कोई सेंटेंस शुरू किया, आई एम टीचिंग टू यू, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें ये आई क्या है, ये सब्जेक्ट है आई। मैं अपना नाम भी लिख सकता था, राम इज़ टीचिंग, राम की जगह पर आई आ गया। तो सब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हम जब प्रोनाउन में आएंगे ना, प्रोनाउन में, तो वहाँ पे एक बार देखेंगे इसको सब्जेक्टिव केस कि आई है तो ये मी है, ये कहीं माई बन जा रहा है तो कहीं माइन बन जा रहा है, ऐसा क्यों है। ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस, पजेसिव केस हो गया हमारा। इसमें तो जो भी हमारा केस है एडजेक्टिव के साथ मिलकर, नाउन के साथ मिलकर आता है, ये हम अलग से बात करेंगे इसके लिए आपसे। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पे हम ये वाला भाग रखेंगे, जैसे ही करे है यहाँ पे ही में। तो जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, तो हम ऑब्जेक्ट की जगह पे, जैसे ये यू रखे है ना, यू का यू ही होता है, यू सब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, योर ये हो जाता है पजेसिव केस। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यू ही रखा जाएगा, तो यहाँ पे यू है, जो रखा जाएगा वही हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और पजेसिव केस माई, योर, ये पजेसिव केस होता है। वोकेटिव केस क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि समवन स्टोल इन द पर्स, ऐसे कभी कभी कह देते हैं हम। और प्लीज़ डोंट गो, हमने लिखा यू प्लीज़ डोंट गो, यहाँ ये है वोकेटिव, हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है उससे, इसलिए ये वोकेटिव केस हो जाएगा। तो हमने नाउन में यही छोड़ा था और हमने इसको पूरा कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे, प्रोनाउन की बात करेंगे। इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इससे काम चला सकते हैं हो। अभी तो नाउन में और भी चीज़ें हैं। आप जैसे कलेक्टिव नाउन पर हमने ये देखा था, एक तो हम आपको बता दें वो जो ये पजेसिव केस होता है ना, ये पजेसिव केस, इसका मतलब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं एक बार फिर हम। और थोड़ा जब डिटेल कर ही रहे हैं तो फिर हम अभी काट देते हैं प्रोनाउन को। जो पजेसिव केस है, आप समझिएगा पजेसिव केस यहाँ वाला, ये पजेसिव केस है। ठीक है, तो कैसे अभी बनता है देखिए। अभी ये जो पजेसिव केस है, पजेसिव नाउन भी कह सकते हैं उसको आप, केस भी कह सकते हैं उसको आप, क्योंकि नाउन के तहत आता है। ये बताता है ओनरशिप, बताता है हमारा, क्या बताएगा,
जैसे माई पेन, योर बुक्स, ऐसे बोलता है ना, तो वो पोजीशन बता रहा है किसका है ये। ठीक है, ये बात करता है, पोजीशन की बात करता है। और ये रिलेशन की बात भी करता है। कैसे रिलेशन? मेरा और पेन का क्या रिलेशन है कि वो मेरा ही पेन है। और पोजीशन की बात करता है, मालिकाना की बात करता है, पोजीशन। वैसे भी अगर पेन मेरी है तो इसका मालिक मैं हूँ। तो जब आप ओनरशिप की बात करते हैं ना, तो आप इसको ऑफ लिख देते हो। जैसे मान लीजिए कि राम पर्स, एक बात ये हो गई, हमने कहा नहीं, पर्स ऑफ राम, पर्स ऑफ राम। तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक एपोस्ट्रॉफी एस भी लग सकता है। तो अगर एपोस्ट्रॉफी एस लग जाता है तो हम कहते हैं राम्स पर्स बोल देते हैं। अगर हम ऑफ लगा के बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पर्स ऑफ राम। राम की पर्स, ये भी राम की पर्स है, आप ये समझ लीजिए। और जब भी अब ये एपोस्ट्रॉफी दो तरफ लगता है। कभी कभी एपोस्ट्रॉफी एस लास्ट में भी आ जाता है, और कभी कभी, कई बार और हमेशा, ज़्यादातर ये पहले आता है। अगर ये पहले आया, अगर एपोस्ट्रॉफी एस सेंटेंस के पहले आया तो अपने जस्ट बाद नाउन लेगा। तो अपने जस्ट बाद, अब जस्ट आफ्टर लिखिए ना, इंग्लिश लिख रहे हैं तो आफ्टर नाउन लेगा। ये याद रहेगा। ये पर्स ऑफ राम है, छोड़ दो इसको। ये राम नाउन है, आपको बताइए ये भी चीज़। पर्स भी नाउन है। जैसे अगर इस तरह से आया जहाँ पे एस, तुरंत बाद नाउन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस प्लस नाउन। ऐसे ही दिखेगा आपको एग्ज़ाम में भी, आपको यही फॉर्म आपको लगाना है। अंकिताज हमने लिखा यहाँ पे, अंकिताज फ़ोटो लिख सकते हैं। अगर ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है यानी फ़ोटो ऑफ, इसको आप और करके ये लिख सकते हो, फ़ोटो ऑफ अंकिता। क्या प्रॉब्लम लिखने में? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से लिख सकते हैं। अंकिता की फ़ोटो भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब एक ही फ़ोटो है तो इज लगा देंगे। अगर फ़ोटोज़ हो जाएगा, अगर ये फ़ोटोज़ कर दो तो ये आर हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आ जाएगी आराम से। कई बार क्या होता है ना कि एक ही सेंटेंस में हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि क्या हम दो बार लगा सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस एक सेंटेंस में। डबल एपोस्ट्रॉफी नहीं हो सकता, डबल एपोस्ट्रॉफी एस नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बार आप एस लगा दीजिएगा, एक बार आप ऑफ लगा दीजिएगा, ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जो दूसरी बात इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है, लिविंग थिंग्स के साथ ही आता है एपोस्ट्रॉफी एस। लिविंग थिंग्स के साथ ही एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ, इसने ये भी कर दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। जो नॉन लिविंग को अगर हमने पर्सोनिफाई कर दिया तब एपोस्ट्रॉफी लगेगा। नॉन पर्सोनिफाई मतलब क्या होता है कि इंसान की तरह बिहेव करवाना।
कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं आप। जैसे थंडर्स एंगर, जो थंडर वो एंगर कर रहा, नेचर्स लव, प्रकृति प्यार नहीं करती है लेकिन हम कह रहे हैं उसको। तो आप अमूमन एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे लिविंग थिंग्स के साथ और ऑफ लगाएंगे ऑल, सब के साथ। ठीक है, आपने ऑल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑल लगा के फुर्सत पा गए, चलो ठीक है, ये आप कर लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। ठीक है, तो हमने नाउन में क्या क्या पढ़े। हमने नाउन में पढ़ा है अभी, एक बार रिवाइज करते, क्विक रिवाइज कर देते हैं। टाइप पढ़ा जिसमें हमने कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। हमने अभी 5 पढ़ लिया इसको, मटेरियल नाउन को पढ़ लिया। हमने नाउन जेंडर भी देखा, जेंडर में मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, 4 हमने जेंडर में देख लिया। हमने नंबर की बात की, नंबर की बात की। एक बार हमने कहा कि ये सिंगुलर है, फिर हमने कहा ये प्लूरल भी होते हैं। जो सिंगुलर होते हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे अनकाउंटेबल ही होंगे, अगर अनकाउंटेबल हैं तो प्लूरल ही है, सीधी सी बात। ठीक है, और एक काउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल है तो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते, सिंगुलर नहीं हो सकता है, सिंगुलर होता सॉरी, प्लूरल नहीं होता है वो। अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं होगा, ये भी सिंगुलर ही होगा, ये आप याद रखिएगा। फिर हमने केसेस के बारे में देखे भाई, 4 केसेस आपको पता ही है। सब्जेक्टिव केस जो अभी पढ़ा मैंने, केसेस क्या, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लिख सके उसको, हो सकता है राइटिंग में अच्छी नहीं लगे आपको। तो पजेसिव केस, उसके बाद हम वोकेटिव केस, ये 4 तरह के केस हमने देखे हैं। ठीक है, तो हमने नाउन में टाइप पढ़ा है, जेंडर पढ़ा, नंबर पढ़ा और हमने केस पढ़े। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं प्रोनाउन। और हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो प्रोनाउन ही है। इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। आप समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों बोला, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन को ही रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और नाउन क्यों होता है ये, क्योंकि नाउन की जो रिपीटिशन है ना, उसको रोकता है ये, रिपीटिशन को ये रिपीटिशन को रोकता है। अब बताइए, ये नाउन के रिपीटिशन को रोक देता है और रिप्लेस ऑफ नाउन, नाउन को रिप्लेस भी करता है। क्यों रोकता है रिपीटिशन को, क्योंकि धारा प्रवाह बात करने के लिए उसी सब्जेक्ट का बार बार आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब राम है कहीं पे, राम खाता है, राम जाता है, राम पीता है, ठीक है।
राम चाहता है राम खाता है, कितनी बार कहोगे आप इस चीज़ को। इसलिए राम की जगह पे हम लेके चले आए क्या, प्रोनाउन लेके आ गए हम। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो नाउन है ना, जिस तरह से किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, उसी तरह से प्रोनाउन भी है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से रूप बन सकता है, कौन से रूप में, अगर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो सकता है, अगर ही है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। अरे यार कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ पे, ठीक। अगर शी है तो ऑब्जेक्ट हर आ सकता है, इट है तो इट ही आएगा। ठीक है, यू का यू, दे का देम, इस तरह से आई का मी हो गया, वी का अस। ये है सब्जेक्टिव फॉर्म और ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसी में बढ़ा सकते हैं पजेसिव फॉर्म, क्या, माई, ही, हिम, हिज, हर, इट्स, योर, दियर, आर। अब ये सब मिल करके क्या बन जाता है, पॉजिटिव बना लेते हैं यस। अब जरा देखते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन, देख लेते हैं एक बार। टाइप ऑफ प्रोनाउन, पहला देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसका मतलब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन वही होता है जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सब हो गया। दूसरा हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसमें आता है ईच अदर, वन अदर, आता नहीं सब चीज़ें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, दिस, दैट, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत करता है, संकेत। एक है पजेसिव प्रोनाउन, एक जगह नाउन देखे थे अब प्रोनाउन देख रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन पता है क्या होता है, जिसमें पजेसिव नाउन प्लस नाउन की संज्ञा बन जाती है, कि एक विशेष बन जाता है। ये यहाँ पे इसको लिख देते हैं, मी का हो जाएगा माइन, हिज का हो जाएगा, हिज ही होता है शायद, हाँ, ही, हिम, हिज। ये हो जाएगा हर्स, ये हो जाएगा इट्स, योर्स, देयर्स, आर्स। ये है हमारा पजेसिव, ये वाला प्रोनाउन, इसी का नाम है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, हु, दैट, विच, व्हाट, होम, ये सब चीज़ें आ गई। एक है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है इंट्रोगेटिव, जो सवाल पूछते, हु, व्हाट,
विच ऐसे करके जो आते हैं। सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको ना एक ट्रिक इसके लिए हम यूज़ करते हैं। एनी, एवरी, नो, समवन। तो यहाँ लिख देंगे थिंग, तो एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। यहाँ लिख देंगे बॉडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी। हम यहाँ लिख देंगे वन, एनी वन। पढ़ने के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो 4 ये 3 ये 4 3 12 रूप बन जाएगा आपके सामने। कितना? 12 रूप बन जाएगा, 12 रूप। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको देख लेते यहाँ से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ लगाते हैं। सेल्फ किसमें? माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, और कहीं के पे हम सेल्फ लगा देते हैं। देयर सेल्फ, देख रहे हैं, ये हो गया। एक नौवां भी है हमारे सामने, उसको बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोनाउन में। ये सब आपके बहुत काम आने वाला है, ये सब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आप एग्ज़ाम को तभी सॉल्व कर पाओगे, तभी सही कर पाओगे, तभी अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, बस। और अभी टाइम है DSSB का, अब अच्छे से टाइम निकाल करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आपको याद नहीं करना है इसको, इसके टाइप्स को, लेकिन आपको समझना ज़रूर है, आपको समझना पड़ेगा इसको। आप नहीं समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक, चलो अब आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अब थोड़ा पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में से ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब है ना, सब पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल क्यों? क्योंकि किसी के नाम के बदले ही आते हैं ये, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये। और पर्सनल प्रोनाउन केस भी होता है। इसी पर्सनल प्रोनाउन का केस होता है क्या, उसी का नाम आपको बता रहा था। आई, वी, यू था ऐसे। उसके बाद हम ही, शी, इट, दे हमने कर दिया। ऑब्जेक्टिव किस बनाए थे इसी के? मी, आवर्स, आवर कर सकते हैं केवल। योर, हिज, हर, देयर कर दिया मैंने। माई, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये कर दिया हमने। दियर या दियर कर दिया। इट्स है, कहाँ गया इट? अच्छा इट नहीं है, तो हम फिर लिख देते इट, इट, इट्स। अब सही, यहाँ पे माइन, आवर, आवर्स, योर्स, इसको काट दो, योर नहीं। हर्ष में हर होता है, हर से यहाँ पे होगा। देयर, दियर्स होता है, दियर्स।
और इट्स का बनता ही नहीं है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक का तो बनता ही नहीं है। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव एक्टिव, फिर मिक्स केस भी कह सकते हो इसको आप, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी रहता है। मैंने आपको बताया पजेसिव केस होता है। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप समझ चुके हैं कि इसका ऐसा ही होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं, पहले देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है, जिससे ऑल ऑफ दे ग्रीटेड, ठीक, आई फॉर माई अचीवमेंट। अब देखो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन, फिर ये सब्जेक्ट दिख रहा है, नाउन दिख रहा है। क्या प्रीपोजिशन के बाद कभी नाउन आता है? आंसर होगा नहीं, कभी नहीं आता। ऑल ऑफ देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ग्रेटेड आई फॉर, ग्रेटेड तो हो चुका है, अब यहाँ पे आएगा हमारा मी, ग्रेटेड मी। ऐसा करना है इसको, तब जा कर के ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक, तो ऑल ऑफ देम ग्रीटेड मी फॉर माई अचीवमेंट की बात अगर आप करेंगे आप, तब आप ऐसा हो जाओगे। आपको फिर पता पजेसिव केस पता चलेगा, पजेसिव प्रोनाउन जान गए आप। जरा एक बार देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन देख लेते हैं हल्का से। पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, जैसे मान लीजिए माइन बुक और माई बुक, इसमें कौन सा सही है? पसली ये गलत, ये सही। इसको देखो और इसको देखो, और यहाँ इसको देखो और इसको देखो, ये अधिकार जमाता है। तो अधिकार जमाने के लिए क्या लाता है? अपने साथ सब्जेक्ट लाता है, या अपने साथ कोई नाउन लेकर के आता है, इसलिए लेके आया। माइन में इसमें नाउन पहले से ही इनबिल्ड होता है, नाउन। तब जाके हम बात करते हैं कि अच्छा नाउन तो इसमें पहले से ही है, इसीलिए ऐसा होता है। उसको तुरंत चेंज कर देते हैं फटाक से कि नाउन जब है तो फिर आप क्यों करेंगे ऐसा, है ना। तो इसलिए हमने नाउन को थोड़ा सा देखा अभी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड हमारे सामने हैं। आप हमेशा याद रखिए, जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसके पहले, इसके बाद आता है, हमेशा आता है। जैसे यहीं पे देखो ना, ये प्रीपोजिशन ही तो है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया। ये प्रीपोजिशन है फॉर, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पूरा ऑब्जेक्ट ही है वो, माई वर्क, माई अचीवमेंट्स। ठीक, कुछ वर्ड है, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन आएगा
प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, ये वाला फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, जब भी कभी लिट दिख जाए आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, लाइक दिख जाए आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, ठीक है। ऐसे ही बट, बिटवीन, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के नाउन आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब हमें प्रोनाउन में क्या पढ़ना है जो हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जब हम तुलना करते हैं, किसी का भी जब तुलना करते हैं, तो अगर तुलना प्रोनाउन के बीच में है तो प्रोनाउन से ही होगा तुलना, अगर तुलना नाउन के बीच में है तो तुलना नाउन से होगी, ठीक है। यही है, नोट करके आप लिख सकते हो। जब भी आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ, जब भी दो प्रोनाउन के बीच तुलना हो या उन्हें जोड़ा जाए तो वे सेम केस में रहेंगे, ठीक है। ये प्रोनाउन है, इनकी तुलना हो रही है तो सेम केस में तुलना होगी। ये नहीं कि एक नाउन दूसरा प्रोनाउन, ऐसा नहीं हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, ही इज़ टॉलर, तुलना हुई देन मी, ये है प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, बस गड़बड़ हो गया। जब भी तुलना करो तो केस दोनों होने चाहिए सेम, तो मी की जगह पे आ जाएगा आई, बस आपको तो नहीं करना है। बस अब क्या कर देना है, आई कर देना उसकी जगह पे। जैसे आप आई कर पाओगे तुरंत आपका काम बन जाएगा फटाक से, आप कहोगे ठीक, अब हम ये काम कर सकते हैं। और आता है क्या, क्लॉज आता है। जैसे एक क्लॉज में एक से अधिक प्रोनाउन आ गया, क्लॉज है एक से अधिक प्रोनाउन आया, तो अरेंज कैसे होगा ये, यानी पहले कौन से प्रोनाउन रखोगे आप, उसका ऑर्डर हमेशा 1 2 3 में होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये रहा हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। इस तरह से करोगे। लेकिन मान लीजिए कोई सेंटेंस गलती का है, मिस्टेक का अगर आ गया कोई सेंटेंस, एक कंडीशन आ गई हमारे सामने, वो जो सेंटेंस हमारे सामने है वो मिस्टेक वाला है, हमसे मिस्टेक हो गया ऐसा कुछ करके है, तब उसका क्या तरीका होगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन, आई, तो पहले आई, फिर यू, फिर थर्ड पर्सन, ये होगा उसका सीक्वेंस। जो दोनों ये सीक्वेंस और ये भी सीक्वेंस सेम है, ठीक। ये मिस्टेक वाला ही है। जनरल क्लॉज में जब हम देखेंगे ना तो ये 2 3 1 होगा, ऐसे होगा, सॉरी, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक। अब थोड़ा बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आरपी, ठीक। इसमें है ईच अदर और एक है वन अदर, ईच अदर और वन अदर, ये दो चीज़ें हमारे सामने हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें दो में अर्थात एक दूसरे में चुनना होता है,
और वन अनदर क्या होता है, एक दूसरे में ही होता है, लेकिन 3 या उससे अधिक लोग होते हैं इसमें, अधिक लोग। ये हो गया। ईच लगाना है कहाँ, जहाँ 2 लोग की बात की जाएगी, और वन लगाना है, वन अनदर लगाना है, वन अनदर लगाना है जहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात की जाएगी। ठीक, जैसे अदर की बात करो, अदर जो होता है एडजेक्टिव। ठीक, और वहीं अदर्स की बात करो, ये होता है प्रोनाउन। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर या वन अनदर। फिर उसके बाद आइदर ऑफ, नाइदर नार, एनी वन, नन ऑफ, ये सब आता है ना। तो कहीं बस सभी में से कुछ नहीं, कहीं सभी में से कोई एक ले लो, 2 में से एक भी नहीं, 2 में से एक 2 में से अधिक। जो इन्फिनेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है उसमें एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग की बात कर रहा था मैं। एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये थिंग वाला है। एनीवन, समवन, एवरीवन और नथिंग या नो वन। ठीक, नथिंग या हम कह सकते हैं इसको नॉन वन। उसके बाद एक बडी भी कह के, बडी, एनी बडी, सम बडी, नो बडी कहते हैं ना, नो बडी, सम बडी, एनी बडी। ठीक, एवरीबडी भी कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे इन्फिनिटिव प्रोनाउन। ओके, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अभी, ताकि थ्योरी पूरा हो जाए तब मैं बात करूँ आपसे प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसी में चीज़ें सब लिख करके आएंगी। ये है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, जब रिलेट करता है हु, हुज, हूम, विच, दैट, इस तरह की बातें। और इसी को पढ़ करके अपने वीडियो को थोड़ा सही किया था, और अनूप सर को, अनूप सर इसे पढ़ाते थे, अनूप सर इसे पढ़ाते थे, अच्छा लगता था पढ़ने में। अब बात करते हैं कि हम हूँ तो हो गया, लेकिन जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो सबसे अच्छा पढ़ाने वाला कोई है तो उसका नाम जो मैथ पढ़ाता है, अब क्या ही सबको जानते हैं कौन पढ़ाता है मैथ अच्छे तरीके से, फिर वहाँ पे नहीं जाना आपको। हु और विच, दैट, ये 3 वर्ड ऐसे जो कनेक्ट करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं। तुम जा रहे थे कि ऐसा लगा रहे ना, तो दैट लगा के उसको हम काम करेंगे। हु और होम हमेशा जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में आता है, होम, सब्जेक्टिव केस बनता ही नहीं है होम का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पर्सनल के बारे में या थिंग्स के साथ लाए। जब चॉइस को चॉइस की बात हो, अगर ये हमने देखा कि चॉइस की बात करते हैं ना हम, तो हम उसको लेके आते हैं। एक चीज़ अब हम और देखें कि यूज़ ऑफ दैट, क्या देख सकते हैं, यूज़ ऑफ दैट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी है रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी जोड़ देता है। लेकिन एवरीथिंग, नथिंग, एवरी, समथिंग, एनीथिंग, फिर जितने भी थिंग वाले, जितने भी ऑल वाले, तो वो लोग नहीं कर पाते इस काम को। ठीक है, इसलिए सेंटेंस को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है।
उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। एक होता है प्रीफिक्स प्रोनाउन का, प्रीफिक्स प्रोनाउन, एक होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। उसके बाद हम थोड़ा सा, जैसे आई पनिश हिम, मैं उसको, आई किल्ड हिम या योरसेल्फ। देखो जब बात करेंगे अपने बारे में तो मुझे अपने बारे में पता होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस वाले में, एम्फैटिक वाले में थोड़ा सा कुछ वोकैब्स होते हैं जिससे काम करना पड़ता है। रिकनसाइल, एक्विट, अवेल, अम्यूज़, अब्सेंट, अडॉप्ट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, प्राइड, हर्ट्स, ये सब चीज़ें उसमें शामिल रहती हैं। उसके बाद है हमारा एडजेक्टिव्स के बाद पढ़ेंगे ना, सब नहीं पढ़ना, सिर्फ एडजेक्टिव बाद पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर 4 हो चुका है। अब कल हम लेक्चर 5 की बात करेंगे। हाँ, लेक्चर 5। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।